हो सकता है कि आपने आईपीसी में दिए गए मर्डर को होते ना देखा हो, या थेफ्ट को होते ना देखा हो, चोरी को होते ना देखा हो, रॉबरी को होते हुए, या किसी और चीज़ को, अपहरण वगैरह जो दिए गए हैं उनको होते ना देखा हो, या क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो कोड है, क्रिमिनल प्रोसीडर कोड सीआरपीसी, उसके अंतर्गत जो दी गई जो प्रोसीडिंग है, या सीपीसी के अंतर्गत दी गई जो प्रोसीडिंग है, उसमें अदालत में चलने वाली कार्यवाहियों को ना देखा हो। लेकिन भारत के अंतर्गत एक कानून ऐसा भी दिया गया है जिससे आपका आमना सामना दिन में लगभग 100 बार, कई 100 बार होता है, जिसको हम कहते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत दिया गया कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट। अब कॉन्ट्रैक्ट अलग चीज़ है और एग्रीमेंट अलग चीज़ है, इसके बारे में अपने पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम एग्रीमेंट के सबसे इनिशियल, सबसे स्टार्टिंग जो इसका पहला स्टेप है, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं कि एक एग्रीमेंट के लिए सबसे पहला स्टेप क्या माना जाता है, क्योंकि कई सारे स्टेप बताए गए हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। और एग्रीमेंट के दिए गए इस पहले स्टेप को हम कहते हैं प्रपोजल या ऑफ़र। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत अगर देखा जाए तो प्रपोजल और ऑफ़र तो अलग अलग चीज़ हैं। प्रपोजल सुनते ही आदमी, जितने भी थोड़ा अलग किस्म के हैं, उनके दिमाग में फरवरी का पूरा महीना नाच जाता होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कानून के अंतर्गत प्रपोजल और ऑफ़र लगभग एक ही माने गए हैं, लेकिन अगर आप जनरल टर्म में देखेंगे तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। यहाँ पर हम प्रपोजल और ऑफ़र दोनों को एक ही मान कर चलेंगे, जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत दिए गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम प्रपोजल या ऑफ़र के बारे में, इसके मीनिंग, इसके डेफिनेशन, इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स और उसमें दिए गए सारे लैंडमार्क केसेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत दिए गए ऑफ़र के इस वीडियो को बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आराम से प्रारंभ करते हैं। An offer is the first and foremost step regarding the agreement given under the section 2A of the Indian Contract Act। देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। अरे नहीं विनोद भैया, हम आप गोल गोल घुमा के बात को एकदम आपको भ्रमित करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। हम इस पूरे वीडियो को इतने सिंपल लैंग्वेज में बताने वाले हैं कि आपको तो क्या, आपके संपूर्ण मौजा को, आपके संपूर्ण गांव को, संपूर्ण तालिका को समझ में आ जाएगा। तो ऑफ़र को हिंदी में कहते हैं प्रस्ताव। प्रस्ताव के बारे में मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति जब किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए एक तरह से उसके सम्मुख अपना इच्छा रखता है, अपनी इच्छा को जाहिर करता है, अपने अंदर जो कुछ है वो जाहिर करता है, और सामने वाला व्यक्ति अगर उस इच्छा को मान लेता है, तो यहाँ पर ये जो उसने इच्छा रखी थी इसको हम प्रस्ताव कहेंगे या ऑफ़र कहेंगे, और जब वो मान लेगा तो इसको एक्सेप्टेंस माना जाएगा, स्वीकृति मानी जाएगी, और यहाँ पर ये चीज़ बन जाएगा एक प्रॉमिस, एक वचन। अगर इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो इसकी डेफिनेशन सेक्शन 2A ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दी गई है, जहाँ पर ऐसा बताया गया है कि व्हेन वन पर्सन signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that person to such act or abstinence, he is said to make a proposal। सामान्य अर्थों में कहें तो इसका पर्याय, इसका मतलब ये होता है कि जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी इच्छा से, उसके अंदर जो उसकी मंशा है, जो उसको अंदर से एक वो आ रही है, उससे अवगत कराता है, सूचित करता है, प्रकट करता है कुछ काम करने के लिए या उस काम से विरत रहने के लिए, उससे अलग रहने के लिए कि भैया आपको नहीं करना है, और इस इच्छा से, इस मतलब इस वजह से प्रकट करता है ताकि उस सामने वाले व्यक्ति की वो स्वीकृति प्राप्त कर पाए उस एक्ट को करने के लिए या ना करने के लिए। तो ये पूरा जो प्रक्रिया है, ये जो पूरी प्रोसीडिंग है, ये जो पूरा मैकेनिज्म है, ये प्रपोजल या ऑफ़र नाम से जाना जाएगा। अब डेफिनेशन के बाद जो अगली बारी आती है वो इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स की आती है कि क्या क्या एलिमेंट्स बताए गए हैं ऑफ़र के। तो ऑफ़र के एलिमेंट्स को भी हम इसी डेफिनेशन से निकालेंगे। जैसे कि आप देखिए, अगर जो इसमें पहली लाइन है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, यहाँ से हमारा आता है सबसे पहला एसेंशियल निकल के, जिसको हम कहते हैं पार्टीज़ टू अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कम से कम यहाँ पर 2 व्यक्ति होने चाहिए एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए या एक एग्रीमेंट के लिए। प्रपोजल तभी हो पाएगा जहाँ पर एक पार्टी दूसरे पार्टी को भाई प्रपोज करता है, प्रस्ताव रखता है, तो यानी कम से कम 2 पार्टी, 2 व्यक्ति, 2 आदमी होने ही चाहिए।
इसमें दूसरा जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट है वो निकल कर आता है इस शब्द से, जिसको हम कहते हैं सिग्निफाइज। सिग्निफाइज को हिंदी में कहते हैं प्रकट करना या बताना या सूचित करना, ठीक है। इसका जो तीसरा एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स निकल के आता है वो आता है इस शब्द से, जिसको हम कहते हैं हिज विलिंगनेस, यानी कि विलिंगनेस को हम हिंदी में कहते हैं इच्छा प्रकटीकरण या स्वेच्छा या सम्मति, यानी कि ये चीज़ जो है। अब यहाँ पे जो सिग्निफाइज वर्ड है, दूसरे पॉइंट में जो सिग्निफाइज वर्ड है, ये कम्युनिकेशन को सूचित करता है कि कम्युनिकेशन कैसे किया जाएगा। और जो तीसरा जो शब्द है जो हिज विलिंगनेस है, ये आदमी के इंटेंशन को शो करता है। यानी कि यहाँ पर 3 एसेंशियल सीधे सीधे निकल कर आ गई, जिनमें पहला आता है पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा आता है कम्युनिकेशन का और तीसरा आता है इंटेंशन का। अगला जो इसमें एसेंशियल इंग्रेडिएंट निकल कर आता है वो यहाँ से निकल कर आता है, जो कि है टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, यानी कि किसी कार्य को करने के लिए या किसी कार्य से विरत रहने के लिए। तो ये चीज़ जो है, ये आप ये समझ सकते हैं कि ये एक तरह से कंसिडरेशन को बना रहा है, कि जो कंसिडरेशन होगा, जो प्रतिफल होगा, उसको ये सूचित कर रहा है। अगला जो पॉइंट है, जो हमारा 5वां पॉइंट है, वो निकल कर आता है विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग हिज एसेंट, यानी सामने वाले की इच्छा की, उनकी स्वीकृति को प्राप्त करने की मंशा से जब किसी ऑफ़र को प्रपोज किया जाता है, उसको मेक किया जाता है, सामने वाले के सम्मुख सिग्निफाई किया जाता है विलिंगनेस के साथ। तो ये चीज़ पूरी तरह से डिनोट करता है टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन विद अदर नॉट अदरवाइज, यानी कि सामने वाले व्यक्ति से लीगल रिलेशन, विधिक संबंध रखने की जो इच्छा है उसको प्रकट करता है। और सबसे लास्ट में जो पॉइंट है वो आता है टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस, यानी कि उसी एक्ट के बारे में या उसी कार्य के विरतीकरण के बारे में जिसको करना है। ये चीज़ साफ साफ इसमें डिनोट कर देता है कि जो भी इसमें ऑफ़र किया गया है वो डिफिनाइट होना चाहिए और सर्टेन होना चाहिए, यानी कि स्पष्ट होना चाहिए और निश्चित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऑफ़र किया गया किसी दूसरे चीज़ के लिए और सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया किसी दूसरे चीज़ के लिए, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पर जो भी टर्म्स, जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी इच्छा जाहिरीकरण हो रहा है, वो निश्चित होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। तो कुल मिला के आप ऐसा कह सकते हैं कि इस पूरी डेफिनेशन से ही हमारे सारे एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स निकल कर आ गए, जिनमें पहला जो है इंग्रेडिएंट है वो पार्टीज़ का है। यहाँ पर 2 या 2 से अधिक जो ज़्यादा पार्टीज़ हैं वो होनी चाहिए। वो नेचुरल भी हो सकती हैं और ज्यूरिस्टिक पर्सन भी हो सकते हैं, यानी कि पार्टीज़ में नेचुरल पर्सन भी हो सकते हैं और ज्यूरिस्टिक पर्सन, जिनको मान्यता मिली हुई है, लीगल रिकग्निशन मिला हुआ है, वो भी हो सकते हैं। दूसरा एसेंशियल इंग्रेडिएंट निकल कर आता है कम्युनिकेशन का, तीसरा आता है इंटेंशन का, चौथा आता है टू क्रिएट लीगल रिलेशन का, और 5वां सबसे लास्ट पॉइंट निकल कर आता है डेफिनाइट एंड सर्टेनिटी का। तो इसको हम एक एक करके बात करते हैं। पार्टीज़ के बारे में बात कर चुके हैं कि पार्टीज़ जो है वो कोई भी पर्सन हो सकती हैं, वो नेचुरल पर्सन भी हो सकते हैं और ज्यूरिस्टिक पर्सन भी हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। कम्युनिकेशन के बारे में ऐसा कहा गया कि ऑफ़र तभी पूरा होगा जबकि ये कम्युनिकेट किया जाएगा। जैसे कि सेक्शन 2B में कहा गया है कि अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, यानी कि जब एक प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाएगा तभी प्रॉमिस बनेगा। और प्रॉमिस बनने के लिए यहाँ पे प्रपोजल का एक्सेप्टेंस ज़रूरी है, और एक्सेप्टेंस के होने के लिए, स्वीकृति के होने के लिए इसका कम्युनिकेट किया जाना, इसको मतलब किसी से जाहिर किया जाना, इसके बारे में जो सूचना है वो जाहिर किया जाना आवश्यक हो जाता है। इसके अंतर्गत जो डेफिनेशन में दी गई वर्ड है, जो जिसको हम सिग्निफाइज बोलते हैं, तो सिग्निफाइज वर्ड कम्युनिकेशन को पूरी तरह से डिनोट करता है। और कम्युनिकेशन पूरा कब होगा ये दिया गया सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट। सेक्शन 4 ये बात करता है कि कम्युनिकेशन जो है एक ऑफ़र का तभी कंप्लीट होगा जबकि जिस व्यक्ति से कम्युनिकेट किया जा रहा है उस व्यक्ति के नॉलेज में आ जाए, उनके संज्ञान में आ जाए, उनको पता चल जाए कि ये ऑफ़र मुझे ही कम्युनिकेट किया गया है। तो जब ये उनके नॉलेज में आ जाएगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें एक केस था जिसको हम कहते हैं लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस, अगर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ चुके हैं तो भी आपको पता होगा, और अगर आप पढ़ रहे हैं तो भी आपको इसके बारे में जानकारी ज़रूर ही होगी। तो इसमें एक स्टेटमेंट है जो कि ये कहा गया है कि एक्टिंग इन इग्नोरेंस ऑफ ऑफर डज नॉट अमाउंट टू द एक्सेप्टेंस ऑफ द। इसमें पूरा मामला 500 रुपये का है। 500 रुपये का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो मतलब डिफेंडेंट हैं, इनका बालक खो गया था, भतीजा खो गया था,
तो इन्होंने लाने के लिए अपने नौकर को भेजा कि जाओ भाई ढूंढ के लाओ। नौकर चला गया ढूंढने, और वो जब ढूंढने चला गया उसके बाद यहाँ पर जो महाशय थे डिफेंडेंट, इन्होंने एक मतलब इनाम घोषित कर दिया कि जो मेरे बच्चे को ढूंढ कर लाएगा मैं उसको 500 रुपये का इनाम दूंगा। नौकर को ये चीज़ पता नहीं थी। कुछ दिन में वो नौकर कहीं से मतलब एकदम झक मार के बच्चे को ढूंढ लाया, और जब उसने सामने प्रेजेंट करने के पश्चात उनको पता चला कि अरे इसके ऊपर तो 500 रुपये का इनाम भी है। तो उन्होंने भैया क्लेम कर दिया। मालिक ने देने से इनकार कर दिया। मालिक ने कहा नहीं, हम तुम्हें कैसे दें, ये तो तुम्हारे बाद मतलब तुम्हारे जाने के बाद मैंने ये घोषित किया है। मामला पहुंच गया कोर्ट में। तो कोर्ट ने भी यही चीज़, ये स्टेटमेंट जो है ये दिया था कि अगर ये एक्सेप्टेंस का इग्नोरेंस यहाँ पर हो रहा है, मतलब सामने वाले व्यक्ति ने एक्सेप्ट किया नहीं है, उसको इग्नोर किया है, या उसको क्या कहते हैं कि नकार दिया है, या उसके संज्ञान ही में नहीं था, तो ऐसी स्थिति में नहीं माना जाएगा कि ये ऑफ़र उस व्यक्ति तक पहुँचा है, कम्युनिकेट हुआ है या नहीं हुआ है। सेम चीज़ हुआ था विलियम्स वर्सेस कार्बरडाइन के केस में। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ था कि एक महिला थी, काफ़ी भले प्रकृति की थी, तो उन्होंने एक जो वांटेड व्यक्ति था, जो क्रिमिनल था, उनको पकड़वा दिया था, पुलिस से धरवा दिया था। पहले उन्होंने जब उस जो अपराधी था उसके ऊपर एक राशि थी घोषित कि हाँ जो इसको पकड़वाएगा उसको इतनी राशि दी जाएगी। पहले इस भली महिला ने उस राशि को लेने से इनकार किया, लेकिन कुछ दिन पश्चात उसको कुछ आवश्यकता पड़ गई तो उन्होंने कहा नहीं नहीं अब ठीक है, राशि हमको दे दो। उसने क्लेम कर दी उस मुद्रा के लिए, उस रुपए के लिए। तो अदालत ने उसको ये रुपए इसलिए दिला दिए क्योंकि उसके संज्ञान में भी ऑफर था, उसके जान में भी था, और उसने मतलब जब उनकी जान में था तो एक्सेप्टेंस तो मान ही लिया जाएगा कि ऑफ़र यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है वो उस तक पहुँच गया था, और ये इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो ऐसी स्थिति में ऑफर भाई जब एक्सेप्ट कर लिया तो पैसे तो देने पड़ जाएंगे। नेक्स्ट हम आते हैं अपने अगले पॉइंट पे, जो कि है इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। यहाँ पर हम इन थर्ड और फोर्थ दोनों पॉइंट को एक साथ क्लियर कर रहे हैं, इंटेंशन को भी क्लियर कर रहे हैं, और टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। अब इस पूरे स्टेटमेंट का कहने का मतलब ये है कि जो इंटेंशन है, जो सामने वाली व्यक्ति जो ऑफ़र कर रही है, जो ऑफ़र मतलब प्रपोज कर रही है, प्रस्ताव दे रही है, उसकी मंशा ऐसी होनी चाहिए कि वो एक विधिक संबंध बनाना चाहता है, वो लीगल रिलेशनशिप बनाना चाहता है। ऐसा नहीं है कि भाई ऐसे ही हवा में कुछ भी हवा में कह दिया और इसको ऑफ़र मान लिया जाएगा। तो कानून ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानता। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी अपने दोस्त के साथ उसको कॉफ़ी पे ले जाने का वादा किया, या उसको मूवी दिखाने का वादा किया, या कहीं टहलाने का वादा किया, बाइक पे घुमाने का वादा किया, या घर पे किसी से बच्चे से कुछ ऐसा वादा कर दिया। तो ये जो आपने जो ये ऑफ़र दिया होता है, ये ऑफ़र क्योंकि आपने लीगल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के इंटेंशन से नहीं दिया होता है, इसलिए वो जो ऑफ़र है वो ऑफ़र नहीं माना जाएगा। जैसे कि एप्पलसन वर्सेस लिटिलवुड के केस में ये चीज़ कोर्ट ने कही थी कि अगर पार्टीज़ ने एक्सप्रेस वे में ये मना कर दिया है कि हम जो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो भी ऑफ़र और एक्सेप्टेंस हो रहा है, इसके बीच में कोई भी हमारा इंटेंशन नहीं है कि हम लीगल रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करें या आपस में कोई लीगल रिलेशनशिप बनाएं, तो ये ऐसा हो गया कि भाई क्योंकि इन लोगों ने एक्सप्रेस वे में मना कर दिया है, तो इसलिए कोई भी लीगल रिलेशनशिप वाला मुद्दा एराइज ही नहीं होता, उठ के खड़ा ही नहीं होता। इसके अलावा इसी केस में ये भी कहा गया था कि उन संबंधों में जो कि सोशल रिलेशनशिप से रिलेटेड हैं, जो काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप से रिलेटेड हैं, उन मैटर्स में एक प्रिजम्पशन आ जाता है, प्रिजम्पशन ऑफ लैकिंग ऑफ टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, यानी कि लीगल रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने का जो वो है इच्छा है, उसकी लैकिंग मानी जाती है, उसकी अनुपस्थिति मानी जाती है इन क्लोज रिलेशनशिप या सोशल रिलेशनशिप। क्लोज रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप होते हैं जहाँ पे लोग रक्त संबंध से या किसी ऐसे तरह के बॉन्डिंग से टाई होते हैं, जुड़े होते हैं, जो फैमिली, परिवार, रिश्तेदार वगैरह में होता है। ठीक है, नॉर्मली परिवार ही में आता है। जैसे कि बाल्फर वर्सेस बाल्फर के केस में और जोन्स वर्सेस पैडवटन के केस में यही चीज़, यही स्टेटमेंट, यही रेशियो कोर्ट ने दिया था। बाल्फर वर्सेस बाल्फर के केस में क्या हुआ था कि हस्बैंड ने अपनी वाइफ को 30 पाउंड रुपए एक नियमित अंतराल की अवधि पर देने का वादा किया, जब तक कि वो बीमार थी या अस्वस्थ थी। कुछ दिन बाद हस्बैंड वो 30 पाउंड देने में असमर्थ हो गया, वो नहीं दे पाया, तो वाइफ ने उनके ऊपर कर दिया केस। तो कोर्ट ने ये स्टेटमेंट दिया, कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि भैया हस्बैंड और वाइफ के बीच में क्योंकि सोशल एक रिलेशनशिप है, भाई काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप है, इस वजह से यहाँ पर ये माना जाता है कि इन दोनों के बीच में लैकिंग ऑफ टू इस्टेब्लिश अ लीगल रिलेशनशिप, यानी कि लीगल रिलेशनशिप, विधिक संबंध बनाने का जो इच्छा है, जो इंटेंशन है,
की अनुपस्थिति पाई जाती है, वो नहीं पाया जाता, उसका एब्सेंस पाया जाता है। सेम चीज़ हुआ था दूसरे जोन्स वर्सेस पैडबटन के केस में। यहाँ पर एक बूढ़ी माँ थी, उसने अपनी विधवा लड़की को, जो कि काफ़ी दूर रहती थी, तो कहा कि यार अपने पास आ जाएगी तो अपना भी मन लगा रहेगा, तो वहाँ से अपने पास बुला लिया कि बेटा मेरे पास आ जाओ, कुछ दिन मेरे पास रहो। लड़की आ तो गई, लेकिन उसने कहा भाई मेरी अच्छी खासी नौकरी, मैं छोड़कर आपके पास आऊँगी, मेरा क्या फ़ायदा होगा। तो मम्मी ने कहा कि ऐसा करना, तुम मेरे पास आ जाओ, तुम्हारा एक एकेडमिक्स का कोई पढ़ाई बचा हुआ जो बार से रिलेटेड है, तो वो यहाँ पे आके कंप्लीट कर लो और बदले में मैं तुम्हें खर्चा पानी दे दूँगी। लड़की मान गई, वो आ गई माँ के पास। माँ के पास एक दूसरा घर था, तो उस घर की आधा हिस्सा इन्होंने रेंट पे उठा दिया और आधा हिस्सा दे दिया अपनी लड़की को। और वो जो रेंट आता था वो भी लड़की को ही जाता था, ताकि वो अपने एक्सपेंसेस को उठा सके और जो उसका पढ़ाई से रिलेटेड, जो बार से रिलेटेड जो भी पढ़ाई का खर्चा आ रहा था वो भी उठा सके। काफ़ी कुछ टाइम हो गया और लड़की भाई न उसका एग्ज़ाम पूरा हो रहा था और न वो जाने का नाम ले रही थी। मम्मी का मन थोड़ा उकता गया, उन्होंने कहा यार ये जा नहीं रही है। तो उन्होंने अपनी लड़की को बोल दिया कि ऐसा करो तुम घर छोड़ के जाओ, मुझे काफ़ी कुछ नुकसान हो रहा है, तुम चली जाओगी तो मैं पूरा घर रेंट पे उठा दूंगी। लड़की हो गई क्रोधित, वो ले आई मामला कोर्ट में। तो कोर्ट ने भी यही स्टेटमेंट फिर से दिया कि क्योंकि इन दोनों के बीच में क्लोज रिलेशनशिप है, ये भाई ब्लड रिलेशनशिप से जुड़े हुए हैं, और माँ और जो लड़की के बीच में जो वो बात हुई थी उसमें कोई भी लीगल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने का कोई इंटेंशन नहीं था, कोई उनकी मंशा नहीं थी। और इसी वजह से ये ना तो ऑफर माना जाएगा, ना एग्रीमेंट माना जाएगा, ना कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। अब इसका मतलब ये एकदम से नहीं है कि आप ये सोच लें कि क्लोज रिलेशनशिप में या ब्लड रिलेशनशिप या पति पत्नी, माँ बेटे और बाप और बेटे के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो सकता, कोई एग्रीमेंट ही नहीं हो सकता। हो सकता है, लेकिन अगर एक्सप्रेस वे में यहाँ पर रिलेशनशिप, विधिक संबंध स्थापित करने की जो इच्छा है, जो मंशा है, वो जाहिर होनी चाहिए। यहाँ पे इंटेंशन दिखना चाहिए कि ये एक दूसरे से लीगल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। जैसे कि मैरिड वर्सेस मैरिड के केस में हुआ था और मैकग्रेगर वर्सेस मैकग्रेगर के केस में हुआ था। अब इन दोनों ही केस में क्या हुआ था वो हम आपको बताते हैं। मैरिड वर्सेस मैरिड के केस में हस्बैंड और वाइफ एक घर के जॉइंट ऑनर थे, जो कि मॉर्टगेज के अधीन था, मॉर्टगेज का सब्जेक्ट था। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन हस्बैंड ने अपनी वाइफ से कहा कि ऐसा हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम दूसरी स्त्री के साथ रहने जा रहे हैं। तो वाइफ ने कहा तो भाई मेरा क्या फ़ायदा है। तो हस्बैंड ने कहा कि ऐसा, वो जो घर है जो मॉर्टगेज में हम लोगों ने दिया हुआ है वो मैं तुम्हारे नाम किए दे रहा हूँ, मैं वो तुमको दिए दे रहा हूँ। बदले में तुम्हें ये करना होगा कि भाई मेरी ज़िंदगी में कोई भी आतंक नहीं बोगी, कोई समस्या उत्पन्न नहीं करोगी, और उसका जो बचा कुचा पैसा है, जो EMI वगैरह इंस्टॉलमेंट वगैरह देना है, वो तुम दे देना। तो इन दोनों के बीच में एक ऐसा करके एग्रीमेंट हो गया, और इसमें क्योंकि इंटेंशन भी था और सब चीज़ सर्टेन और डेफिनाइट वे में था, इसलिए ये एग्रीमेंट मान्य माना गया, इसे वैलिड माना गया। सेम ऐसा ही मैकग्रेगर वर्सेस मैकग्रेगर के केस में भी हुआ था। तो कंक्लूज़न ये निकल कर आता है, निष्कर्ष ये निकल कर आता है कि अगर क्लोज रिलेशनशिप में ऐसा कुछ हो रहा है, सोशल रिलेशनशिप के बीच में कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, कुछ ऐसा एग्रीमेंट किया जा रहा है, कुछ ऐसा ऑफर दिया जा रहा है, तो वहाँ पर इंटेंशन होना चाहिए, सामने वाले का इंटेंशन ज़रूर होना चाहिए कि वो सामने वाले व्यक्ति से, जो दूसरी पार्टी है, उसके साथ लीगल रिलेशनशिप या विधिक संबंध स्थापित करना चाहती है या नहीं करना चाहती है। और सबसे लास्ट में जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि इसमें जितनी भी चीज़ें दी गई हैं, ऑफर में जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं, वो सर्टेन और डेफिनाइट होनी चाहिए, यानी कि स्पष्ट होनी चाहिए और निश्चित होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ए पार्टी ने, जो पहली पार्टी, उसने दूसरी पार्टी से ऑफ़र तो कर दिया, भाई उनको प्रस्ताव तो दे दिया, लेकिन इन्होंने प्रस्ताव दूसरी चीज़ पे दिया, उन्होंने एक्सेप्ट कोई दूसरा चीज़ कर लिया, तो यहाँ पर कोई कम्युनिकेशन ही नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि काफ़ी अनसर्टेनिटी है, इसलिए ये ऑफ़र नहीं माना जाएगा। इसलिए एक ऑफ़र में सर्टेनिटी और एक डेफिनेटिवनेस होना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। और सबसे लास्ट में हम बात कर लेते हैं ऑफ़र के टाइप्स के बारे में। तो ऑफ़र के टाइप्स कितने प्रकार के दिए गए हैं, जिनमें सबसे पहला आता है जनरल ऑफ़र, दूसरा आता है स्पेसिफिक ऑफ़र, तीसरा आता है काउंटर ऑफ़र, चौथा आता है क्रॉस ऑफ़र, पांचवा आता है स्टैंडिंग ऑफ़र, जिसको हम ओपन ऑफ़र भी बोलते हैं, और सबसे लास्ट में आता है इन्विटेशन टू ट्रीट। ये सारे ऑफ़र के काइंड हैं, काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट है इसके बारे में जानना, क्योंकि इसमें कुछ लैंडमार्क केसेस भी दिए गए हैं, तो ये काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट हैं। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसको मैं और लंबा नहीं खींचना चाहता, वरना आप बोर हो जाएंगे, इसलिए बेहतर ये होगा कि इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं टाइप्स ऑफ ऑफ़र पे एक वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, कमेंट करके मुझे बताइए कि आप चाहते हैं, और फिर मैं वीडियो बनाऊँगा।
तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ऑफ़र के बारे में जितनी भी चीज़ें बताई हैं, आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। बाकी की लॉ से रिलेटेड चीज़ों के लिए, अमेंडमेंट के लिए, जजमेंट के लिए, टॉपिक्स के लिए, अध्याय के लिए, सब्जेक्ट के लिए, कन्फ्यूज़न के लिए, सबके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर हमारा प्रयास समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है तो साझा ज़रूर करिए। धन्यवाद।